हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर वन है, कॉमन कोर्स है, चाहे वो डिप्लोमा आईडीडी हो या एचआई हो या वीआई हो या मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, तो सभी स्ट्रीम के लिए जो ये कॉमन पेपर है उसका हम लोगों ने पार्ट वन, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखा था, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस को मैंने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ध्यान में रख के और आपके सिलेबस को ध्यान में रख के तैयार करने का मैंने प्रयास किया था। जिन लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जो उसे चेक कर सकते हैं। और गाइस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, वेदर वो एचआई के हों या आईडी के हों, अभी जो रिसेंट वाले जो अभी अक्टूबर में पेपर हुए थे, उनको भी जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर को भी जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप जो है उसे भी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। माई सेल्फ रीनू उपल, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, ये चैनल इसी पर्पज से स्टार्ट किया गया है कि जितने भी, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, बीएड के हैं, एमएड के हैं स्टूडेंट्स है, या फिर कोई टीचिंग टीचिंग के कोर्स के लिए जो है वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, वेदर सीटेट, एचटेट, डीएसएस भी, तो उन्हें जो है स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट प्रोवाइड करना है। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, चाहे वो आरसीआई से रिलेटेड हो, एनपीआर से रिलेटेड हो, निपट से रिलेटेड हो, वो उनको प्रोवाइड करवाया जाए। सभी जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है, तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कंटेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको पीडीएफ में नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर वन, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी कॉमन कोर्स फॉर ऑल स्ट्रीम, पार्ट टू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसमें हम लोग जितने भी आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 5 नंबर के हैं या 10 नंबर के पार्ट में आएंगे, तो उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो है सेशन। बहुत ही डिटेल में इस क्वेश्चन पेपर को मैंने बनाने का प्रयास किया है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सिलेबस से इसमें कवर अप हो जाएं गाइस। तो बिल्कुल भी इसे देखना ना भूलिएगा, 2-3 बार आप इसे देख करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और रिलेटेड पीडीएफ भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी गाइस, तो अपने नोट्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर वन, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पार्ट टू। तो जैसा कि सिलेबस आपके सामने है, 5 यूनिट में है सिलेबस, तो इन्हीं सबको मैंने सम अप करते इनमें से ऐसे क्वेश्चंस को निकालने का प्रयास किया जिसमें से आपके 5 नंबर के और आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसके साथ साथ कई कुछ एक ऐसे टॉपिक है जिनके सेशंस डिटेल में भी आपको जो है चैनल पर मिलेंगे, लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट का सेशन है, या एक्ट और पॉलिसीज के ऊपर 10 से 11 वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे, वेदर आरसीआई है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, नेशनल ट्रस्ट है, तो एसएससी है। तो ये आप डिटेल में भी सेशन आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ जो पर्पस है, ये मैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कर रही हूँ, और इसको थोड़ा सा जल्दी तो नहीं कहूंगी, लेकिन समय पे स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य यही है कि जिन बच्चों की बैक आई है उनकी भी प्रिपरेशन जो है वो इससे हो पाएगा। इस तो उनको बिल्कुल भी अब देरी नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट गाइस आपका इसी वीक आने का पूरा पूरा चांसेस है, और रिजल्ट आते ही आपके फिर बैक के जो है वो फॉर्म निकल जाएंगे। तो जिनके बच्चों को बैक देना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो अब उसके लिए इंतजार का हमारे पास समय नहीं है। रिजल्ट ऑलरेडी हमको ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर चुका है कि गाइस, बिना पढ़े आप लोग या हम पास नहीं हो पाएंगे। तो तैयारी बिल्कुल जारी करनी है और कंटिन्यूअस करनी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये आपके पेपर का पैटर्न रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 और 10 नंबर के क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है गाइस, ये हम लोग जो है कर चुके हैं आपके पार्ट वन में, इसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और अब इस सेशन में गाइस हम लोग जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, दैट इज मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, है ना। डिसेबिलिटी के, विकलांगता के प्रतिमान कौन कौन से हैं, यानी कि मॉडल होते क्या है। मॉडल हमारी सोच को प्रदर्शित करते हैं, हम किस तरह से जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल है उनके समझने का तरीका क्या है, विकलांगता को किस वे में जो है समझते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनकी धारणाएं कैसी हैं, उनका पूर्वाग्रह कैसा है। तो ये चीजें जो है आपके क्या दर्शाते हैं, ये चीज आपकी जो है वो मॉडल्स दर्शाते हैं।
तो अलग अलग समय पे गाइस मॉडल्स जो हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के मॉडल्स हैं जिनको वो आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और आपका जो है 5 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जहाँ पे आपको डिसेबिलिटी का अर्थ बताना होगा, फिर से कि गाइस रिमाइंड करा दो कि यदि अभी भी आप लोग कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो प्लीज अब अपने नोट्स के लिए एक नोटबुक लेकर के बैठिए, क्योंकि जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उससे ज्यादा आपको जो है वो डिस्कस भी किया जाता है। तो वो डिस्कशन वाले पॉइंट्स जो है, क्योंकि स्क्रीन पे एक लिमिटेड उसमें ही आप डाल सकते हो। बाइलिंगुअल मैंने लेने का प्रयास किया ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की जो है वो परेशानी ना हो। तो हर स्टेट के व्यूवर्स है गाइस, सबको अपना अपना कोई कुछ लोग इंग्लिश में चाहते हैं, कुछ हिंदी में चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही हूँ कि दोनों भाषाओं में आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और उसके साथ साथ बाइलिंगुअल में ही गाइस मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो उसके लिए आपके पास में नोटबुक का होना बहुत जरूरी है। तो अभी भी नहीं लेके आए तो पॉज कीजिए वीडियो को और पहले अपनी नोटबुक को उठाइए। होपफुली आप पार्ट 1 में से जो है आप अपना सेशन जो है तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ गाइस। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी क्या होते हैं, एक्चुअली क्या है, डिसेबिलिटी के वेरियस मॉडल्स हैं, है ना। डिसेबिलिटी के वेरियस मॉडल्स स्पेशल एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। और ये वेरियस मॉडल्स हैं क्या एक्चुअल में, अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू वर्क। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पुनर्वास के पेशेवर हैं, वो किस तरह से जो है डिसेबिलिटी के बारे में समझते हैं, किस बारे में उनकी इंसाइट क्या है, उनका एटीट्यूड, उनका कंसेप्शन, उनकी प्रेजुडिस जो है कैसी है, पीपल एंड हाउ दे इम्पैक्ट ऑन पीपल विद डिसेबिलिटी। तो और उनके जो पूर्वाग्रह, उनका जो दृष्टिकोण, उनका जो धारणाएं हैं, जो पुनर्वास के जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, क्या क्या चीजों की हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉडल्स में, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो धारणाएं हैं और उनका जो पूर्वाग्रह है, ठीक है, वो जो है किस तरह से कार्य करता है, और वो जो उनका ये तीनों चीजें जो हैं विकलांग व्यक्तियों पर किस तरह से प्रभाव डालती है। तो यही एक्चुअल में मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी को जो है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस, होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मॉडल, बड़ा ही पुराना जो मॉडल या सबसे पहला मॉडल जिसको मैं कहूंगी, दैट इज मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। मेडिकल मॉडल क्या है डिसेबिलिटी का, आपके सामने दिखाई दे रहा है। पिक्चर्स भी इसीलिए साथ में लेने का प्रयास किया जाता है ताकि पिक्चर्स के माध्यम से आपको चीजों को समझ में आए। यहाँ बात इंडिविजुअल की हो रही है। इंडिविजुअल को क्या समझा जा रहा है, ये देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिविजुअल को समझा जा रहा है एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि इनको मेडिकल समस्या है, चिकित्सकीय समस्या है, तो इसीलिए इनको कहाँ भेजना चाहिए, इनको हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। और इनको किस चीज की जरूरत है, क्योंकि चिकित्सकीय समस्या है तो इसलिए इसको मेडिकल केयर की आवश्यकता है, इस व्यक्ति को ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ शिक्षा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, स्पेशल एजुकेशन का कोई दूर दूर तक नामो निशान है, क्योंकि जो विकलांग व्यक्ति है, जो डिसेबल पर्सन है, उसको क्या समझा जा रहा है, उसको एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है इस मॉडल के थ्रू। और सीधा सा कहना है मेडिकल की चिकित्सकीय समस्या है तो चिकित्सा के की उनको जरूरत है, तो हॉस्पिटल में जाकर के उनको आप एडमिट कराइए, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक वो सोसाइटी में उनका कोई काम जो है नहीं है। तो ये था आपका मेडिकल मॉडल, बड़े ही साधारण भाषा में गाइस समझाने का प्रयास किया। आप चाहे इनके ऊपर पूरी किताबें भी पढ़ लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे जो चीज करने का प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी ही है कि हम एग्जाम में एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट, हमारा लेवल जो है वो +2 का है या ग्रेजुएशन का है, तो हम उस कंसेप्ट को किस तरह से आसान अर्थों में जो है समझ सकते हैं, मैंने उन शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो मेडिकल मॉडल मतलब चिकित्सकीय मॉडल, चिकित्सकीय प्रतिमान। वो क्या कह रहा है कि बच्चा, एक प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको चिकित्सा की आवश्यकता है क्योंकि वो किसी ना किसी बीमारी से, हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा है, इसलिए उसको कहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई शिक्षा की बात नहीं थी। फिर आ गया गाइस आपका चैरिटी मॉडल। चैरिटी मॉडल क्या कहता था, यानी यहाँ पे कहीं बात हो रही है कि चैरिटी करनी चाहिए हमारे को। चैरिटी का अर्थ क्या होता है गाइस की मतलब कि दया भावना, दया के पात्र है ये लोग। और जो लोग सक्षम हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम है, सामाजिक रूप से सक्षम है ना, इमोशनली भावनात्मक रूप से सक्षम है, हमको उनको क्या करना है, हमको उनको जो है वो सपोर्ट करनी है। तो जहां पर एक सीधी सी भाषा में बोलूं तो दान दक्षिणा की बात आ जाती है, दया भावना की बात आती है, सिंपैथी की बात आ जाती है ना। उनके प्रति हमें बुरा फील होता है कि ये पीड़ित है, और क्योंकि ये पीड़ित है, ये इन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है,
ये एक सोच समाज की जो नकारात्मक सोच है। तो हमें जो है विकलांग लोगों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग कि हम जो है इनकी जो है वो मदद करें। तो यहाँ पे बात किसी आ रही है, डिजर्विंग ऑफ पिटी, यानी कि ये दया के पात्र हैं, ये दया के पात्र हैं। आप इनकी सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से आप इनकी मदद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कोई शिक्षा की अभी तक कोई बात नहीं आ रही, चैरिटी की बात आ रही है कि आपको जो है वो चैरिटी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है गाइस आपका जो आ रहा है सोशल मॉडल। अब सामाजिक मॉडल आया, तो सामाजिक मॉडल ने क्या बोला कि ये भी सामाजिक प्राणी है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग है तो इनको भी शिक्षा का अधिकार है। अब वहां पे इंडिविजुअल ले रहा था और प्रॉब्लम ले रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि ये इंडिविजुअल है तो इनको सोसाइटी का भागीदार होना चाहिए। अब इनको सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है, तो लेकिन पार्टिसिपेट करते हुए क्या होता है, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। क्या आते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं। और ये बाधाएं कैसी हैं, ये बाधाएं जो है वो सोशल बैरियर्स हैं। किस तरह के बैरियर्स हैं, एनवायरमेंट का बैरियर आ रहा है, ठीक है, एटीट्यूड का बैरियर आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस का बैरियर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट इनके अकॉर्डिंग नहीं है, बिल्डिंग, सोसाइटी इनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो डिसेबिलिटी को क्या बोला गया है कि डिसेबिलिटी एज ए कंसिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड एटीट्यूडनल बैरियर। यदि हमारा एटीट्यूड है कि ये डिसेबिलिटी है तभी वो डिसेबिलिटी है। यदि हम माने ही ना कि ये डिसेबिलिटी है, यदि हम ये माने कि ये हम और आपके जैसे ही है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हम सब में है, जब हम सामान्य व्यक्ति होकर एक जैसे नहीं है, तो हम इनसे क्यों ऐसा कहते हैं कि ये हमसे अलग है और समाज से हट करके हैं, मुख्य धारा से हट करके हैं। नहीं, तो ये हमारी सोच है जो इनको डिसेबल बना रही है। तो गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी सोच की है। तो ये है बैरियर, सोशल बैरियर। एनवायरमेंटल बैरियर, हमारे एनवायरमेंट में कमी है, जो इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको अपना नहीं पा रही है। एनवायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से ये इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या इन्हीं में है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हम सब में भी है ना। हमारा एटीट्यूड है हम सबका, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे ये सोच है ऐसी, ये सोच एक बाधा है। ठीक है, जब तक हमारा एटीट्यूड नहीं बदलेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक कुछ संभव नहीं हो सकता। एटीट्यूड यानी आपको मानसिक तौर पर आपको जो है वो अपनी सोच को बदलना होगा, तभी जो है ये विकलांग व्यक्ति जिन्हें आप सो कॉल्ड डिसेबल कहते हो, वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट जो है वो सोसाइटी में कर पाएंगे। तो ये क्या था, ये था आपका सोशल मॉडल। क्या था आपका सोशल मॉडल, जो सामाजिक का सामाजिक रूप से जो है इनको समाज का एक अंग मानते हैं। और क्योंकि ये समाज का अंग है, तो आपको ये सारे बैरियर्स जो हैं वो हटाने होंगे, ये सारे बैरियर्स आपको हटाने होंगे, तभी जो है आप, और वो बैरियर्स आपके सामने हैं, इंस्टीट्यूशनल बैरियर, एटीट्यूडनल बैरियर, एनवायरमेंटल बैरियर बैरियर। और ये बैरियर्स हटेंगे तो फिर कोई भेदभाव रहेगा ही नहीं, किसी तरह की कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी, और डाइवर्सिटी, पॉजिटिव डाइवर्सिटी जो है वो हो जाएगी। तो यहीं से सोच शुरू होगी थी इंक्लूसिव एजुकेशन की, यहीं से सोच शुरू होगी थी स्पेशल एजुकेशन की। जब ये भी ह्यूमन बीइंग है और शिक्षा का अधिकार सब पे है, राइट टू एजुकेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये उस एजुकेशन एक्ट राइट से अलग कैसे हो सकते हैं, इनको भी तो वो अधिकार मिलना चाहिए ना। तो यहाँ बात हो गई सोशल मॉडल की। ओके, आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका कह रहा है राइट बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ आ गया अधिकारों की बात, बिल्कुल क्लियर क्लियर राइट की बात आ गई। जैसे आपके और हमारे अधिकार हैं, ऐसे इनके भी अधिकार है ना। इनके अधिकारों को कैसे हनन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज को फोकस करना है, फोकस ऑन द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनकी जो इनहेरेंट डिग्निटी है, उनकी जो अंतर्निहित गरिमा है, जो सबका अधिकार है, उसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। उनको वही अधिकार देने होंगे जो उनकी उम्र के अन्य बच्चों को जो अधिकार मिल रहे हैं। ठीक है, जब उनकी उम्र का दूसरा जो बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक आपका आप कहते हो कि ये मेरा सामान्य है बच्चा और इसमें कुछ विभिन्नता है, तो अब जैसे उसकी इच्छाएं हैं, उसकी चॉइसेस हैं कि मुझे ये चाहिए, उसका जन्मदिन मनाते हो, उसको वीकेंड पे घूमने के लिए लेकर के जाते हो, ऐसे ही गाइस आपको इस विकलांग बच्चे को, जिसको आप विकलांग कह रहे हो, डाइवर्सिटी के बेसिस पे कह रहे हो, तो उसका भी अधिकार है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसकी भी चॉइसेस होती है। यहाँ तो हम नहीं पूछते कि आपको कौन सा कपड़ा डालना है, आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, नहीं है ना। और आप जब सामान्य बच्चे की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि नॉन डिसेबल जो उसका सिबलिंग है, आप उसकी सारी चॉइसेस, सारी जिद, सब कुछ मानते हो। तो कह रहे हैं कि ये तो उनका भी तो अधिकार है, अगर उनमें विभिन्नता है तो क्या हुआ,
विभिन्नता आपके एटीट्यूड की वजह से है। आपका एटीट्यूड, आपकी सोच उनको विकलांग बना रही है, उनकी डाइवर्सिटी उनको विकलांग नहीं बना रही है। ठीक है, और यहाँ बात हुई आपकी एक्ट की, यूएनसीआरपीडी एक्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की बात है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात आई, यहीं से एमर्ज हो गया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का। ठीक है, तो ये बात होगी राइट बेस्ड मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की। सबका अधिकार है गाइस, सबका अधिकार है, सबको जो है वो चीजें एक्सेस होनी चाहिए, एकोमोडेट कर सके वो लोग। ये सोसाइटी को इंश्योर करना है कि वो उनके लायक खुद को बनाए, है ना। वहां पे हम बच्चों में विभिन्नता चेंज नहीं ला के पा रहे कि हम उनको नहीं बदल पाएंगे। आपको खुद को बदलना होगा, आपको अपने एटीट्यूड को बदलना होगा, आपको अपने एनवायरमेंट को बदलना होगा, सोसाइटी को बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। तभी जो है आप उनके अधिकार जो है वो उनको दे पाएंगे और वास्तव में इंक्लूसिव जो है सोसाइटी जो है वो बन पाएगी। क्लियर? आगे मूव करते गए, तो ये तो थे मॉडल। अब आगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये गाइस 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके 5 नंबर में। 10 नंबर वाले में ऐसे टाइप में जो है गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। अब अगर यही चीज आपसे देखिए 2 नंबर में, अब आप अंतर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब अब एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देती किस तरह से ये अलग अलग पैटर्न में चेंज रहेगा। यही क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? आईसीआईडीएच का फुल फॉर्म बताइए, याद होगा आपको, देखिएगा पिछले वाला जिसमें मैंने आपको आईसीआईडीएच का फुल फॉर्म बताया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है आईसीआईडीएच का फुल फॉर्म, तो वहां पे ये आपका फुल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, चेंज सिर्फ आईसी का ही है ऊपर, वो आईसी क्या है? एन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या पूछ सकता है? 2 नंबर में वो आपसे कोई भी एक चीज पूछ सकता है कि इम्पेयरमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में डिफरेंस क्या है ये बताइए 2 लाइनों में। 2 नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यही चीज आपसे 5 नंबर में पूछ लेगा, तो 5 नंबर में आपको आईसीआईडीएच के बारे में बताना होगा। तो वहां पे आपको बताना है कि आईसी क्या है और आईडीएच उससे कैसे कनेक्टेड है, और इन तीनों में विथ एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंस क्या है। अब यही चीज जब आपके 10 नंबर में आ जाएगी तो आपको थोड़ा और इलेबोरेट करना होगा, है ना। तो आपको एग्जाम्पल्स ज्यादा देने होंगे, आपको जो है पहले डिसेबिलिटी का मीनिंग देने हैं, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की हो सकती है, फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को विथ एग्जाम्पल्स जो है आपको डिफरेंशिएट जो है वो करना होगा। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं। तो ये इसी तरह से गाइस आप एक ही क्वेश्चन को कई फॉर्म में देख सकते हैं। तो अब एग्जामिनर की मूड की बात है कि वो आपको हर तरीके से तैयार जो है वो क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है। ओके, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईसीआईडीएच, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आपसे पूछा भी था। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये आपसे अब वो 1 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये उसका मॉडल है, ये क्या है? ये उसका मॉडल है 1980 में। इसके ऊपर भी एक फुल सेशन है गाइस, स्क्रीनिंग टूल के नाम से। ठीक है, तो हेल्थ कंडीशन आपकी नॉर्मल है, और फिर जब कोई बीमारी आती है तो क्या होगा? तो वो जो है बॉडी फंक्शनिंग लेवल पे होगी तो इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ओके, यहीं से मैं आपको इसका अंतर बताने का प्रयास करूंगी। बॉडी फंक्शन लेवल पे होगी अंगों के आधार पर तो इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी के आधार पर तो डिसेबिलिटी। ठीक है, और यदि वो पार्टिसिपेशन के आधार पर होगी तो वो हैंडीकैप हो जाएगी। और ये जो होगा आपका गाइस, ये जो पार्टी, ये जो आपकी जो चीजें हैं, ये 2 प्रकार के इसके फैक्टर होंगे। एक होगा एनवायरमेंटल फैक्टर और दूसरा होगा आपका पर्सनल फैक्टर, दूसरा होगा पर्सनल। तो ये आईसीआईडीएच का मॉडल है, क्या है? 3 डायमेंशन का मॉडल है गाइस। ओके, तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बॉडी फंक्शन, इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लेवल, डिसेबिलिटी और पार्टिसिपेशन के लेवल पे हैंडीकैप। आगे मूव करते हैं। अब एक्चुअल में देखते हैं कि है क्या डिफरेंसेस। तो इम्पेयरमेंट, सबसे पहले इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे, फिर उसके बाद में आपका जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इम्पेयरमेंट जो है वो ऑर्गन लेवल पे होती है ना, और विजिबल है, दिखाई दे रही है बॉडी लेवल पर। और डिसेबिलिटी जो कि पूरे होल पर्सन को, उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। और हैंडीकैप जो है वो सोसाइटी के पार्टिसिपेशन पर, है ना, व्यक्ति सोसाइटी में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है, इस चीज को प्रभावित जो है वो करती है। ओके, ये तो है बेसिक सा डिफरेंस। अब पिक्चर है 3 आपके सामने, और पिक्चर्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तीनों पिक्चर जो है वो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप को बता रही है आपको। कि पिक्चर 1 जो कि एग्जांपल है इम्पेयरमेंट का, कि आपके पैर में जो है वो किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया किसी व्यक्ति के पैर में। ठीक है, और पिक्चर 2 जो है वो डिसेबिलिटी को बता रही है। ठीक है, कि हम चल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें पिक्चर में कनेक्शन, थोड़ा सा चेंज है। जो पिक्चर 2 है गाइस वो 3rd नंबर पे है,
ये एक्चुअल में पिक्चर 2 है, मैं यहाँ करेक्ट कर देती हूँ, और ये जो है पिक्चर 3 है। कैसे डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि सॉरी, ये जो है मतलब कि डिसेबिलिटी से कनेक्टेड है, बस यहाँ पे वहां लिखा हुआ ठीक है, और ये जो है ये डिसेबिलिटी से कनेक्टेड है, और ये जो है आपका हैंडीकैप से कनेक्टेड है। क्लियर? सॉरी, एक बार मैं आपको दोबारा से इसको कर देती हूँ, सॉरी। दिस पिक्चर इज कनेक्टेड टू हैंडीकैप, क्योंकि क्यों बिल्कुल क्लियर सा है, क्योंकि ये उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रही है ना। इसको ऊपर जाना है और ये चढ़ नहीं पा रहा है ना, ये ऊपर कोई मीटिंग है कुछ भी, और ये इस पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये व्हील चेयर पे, और ये उसकी एक्टिविटी को प्रभावित कर रही है क्योंकि वो जो है वो चल नहीं पा रहा है इसकी वजह से, ठीक है। और ये जो है उसका बॉडी के लेवल पे दिख रहा है, सीधा सीधा इम्पेयरमेंट है। ओके, तो ये चीज आपको देखने में मिलेगी। तो ये तीनों पिक्चर का हो गया कहानी। आगे मूव करते हैं गाइस। इम्पेयरमेंट, जैसे कि इम्पेयरमेंट इज कंसीडर टू, किस तरह से इम्पेयरमेंट जो है वो कंसीडर्ड है ऑर्गन लेवल पे, ठीक है। इम्पेयरमेंट में भी मिसिंग और डिफेक्टिव बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, कोई बॉडी पार्ट में अफेक्ट हो जाना, या फिर उसमें मिसिंग, अगर मान लीजिए किसी का हाथ कट जाता है, पोलियो हो जाता है, किसी तरह का पक्षाघात हो जाता है, तो ये भी आपका जो है वो इम्पेयरमेंट होगा। एम्प्यूटेड लिम्ब की बात करें, है ना, तो कोई एक्सीडेंट की वजह से पैर कट जाना, हाथ कट जाना, तो ये भी आपका सारा, क्योंकि स्ट्रक्चर लेवल पे हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, स्ट्रक्चरल लेवल पे हो रहा है, क्योंकि जब भी बात एक स्ट्रक्चर लेवल की होगी, ऑर्गन लेवल की होगी, तो वो आपकी इम्पेयरमेंट से कंसीडर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी आपकी, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे है डिसेबिलिटी, और इंडिविजुअल लेवल पे होने की वजह से ये फंक्शंस को, परफॉर्मेंस को, एक्टिविटी को प्रभावित करती है, ठीक है। व्यक्ति को सीमितताएं होती हैं यहाँ पर, कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, दैनिक जीवन की क्रियाओं को जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो है आपका है हैंडीकैप सोसाइटल लेवल पे है, कि उसको पार्टिसिपेट, फोकस ऑन ए पर्सन एज ए सोशल बीइंग, रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन विद एन एडेप्टेशन टू द पर्सन सराउंडिंग, ठीक है। द हैंडीकैप कोर्स अटेम्प्ट टू क्लासिफाई दोज consequences which place that इंडिविजुअल्स एट डिसएडवांटेज इन रिलेशन टू देयर पीयर, अपने जो साथी समूह है उनकी जैसा, अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने सेक्स के अकॉर्डिंग, अपना जेंडर के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, ड्यू टू दैट डिसेबिलिटी जो है वो पार्टिसिपेट जब नहीं कर पाता है, सोसाइटल लेवल पे जब चीज होगी, तो वो आ जाएगी आपकी क्या, हैंडीकैप में आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी, हैंडीकैप में, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट, ये आपको एक एक एग्जांपल दे रखा है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का चार्ट बना करके, सिर्फ आपकी फिजिकल लेवल पे ही नहीं, आपका जो है विजन के लेवल पे भी हो सकता है ना, देखने में किसी तरह की कोई समस्या है, आंख में किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई है, तो पढ़ नहीं पाएगा, किसी भी चीज को मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि देख नहीं पा रहा है, ठीक है। स्कूल से एक्सक्लूजन हो जाएगा, स्कूल से उसको बाहर कर दिया जाता है, अलग स्कूल में डालने की जरूरत है, तो दिस इज हैंडीकैप, ठीक है। डिले स्पीच है, तो इनएबिलिटी टू स्पीक होगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो डिफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, दूसरों को ना बात समझा पाएगा ना समझ पाएगा, ठीक है। इसी तरह से मोटर लेवल पे है, इम्बैलेंस है, जॉइंट में स्टिफनेस है, तो डेली एक्टिविटी जैसे ड्रेसिंग, फीडिंग, वॉकिंग, ये सब जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इंडिपेंडेंस में उसकी जो है वो दिक्कत होगी, डिपेंड होगा दूसरों से, इमोबिलिटी होगी, अपने आप मूव नहीं कर पाएगा इधर उधर। तो ये आपके तीनों को मैंने एक ही चार्ट में जो है वो लेने का प्रयास किया है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल जो इसको ऐड कर सकते हैं, बस आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये कहानी याद रखनी है। अगर आपको ये तीन चीजें याद है, एम्पेयरमेंट मतलब ऑर्गन लेवल पे, डिसेबिलिटी मतलब एक्टिविटी के लेवल पे, और हैंडीकैप मतलब की आपकी पार्टिसिपेशन लेवल पे, तो आप ये क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेंगे, ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी। ये तो आप 10 मार्क्स में आप कंफर्म मान करके चलिए, ये कॉजेस प्रिवेंशन, इसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन का इसी तरह के इसमें बनते हैं, तो इसके ऊपर भी डिटेल में भी सेशन है, आप उसको भी देख सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, जहाँ पे अडेप्टिव बिहेवियर में डेवलपमेंटल पीरियड में जो है वो डिले की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें यहाँ पे, दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर जो कि हेरिडिट्रिकल या जेनेटिकल होता है, एक होता है एनवायरमेंट फैक्टर, ये दोनों ही कारक जो है
विकलांगता के लिए जिम्मेवार होते हैं। एक तो जेनेटिकल, जो हमें जीन्स और क्रोमोसोम के थ्रू जो है वो अपने पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है ना? उसमें हमारा कोई जोर नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसा एनवायरमेंटल है, ठीक है, साइको सोशल एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से जो है वो आने के बाद एनवायरनमेंट के थ्रू जो है जेनेटिकल ठीक है, और ये, और कई बार दोनों ही फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है वो डिसेबिलिटी जो है हो सकती है। सर्वल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ठीक है, मनोसामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक। किस तरह के कारक है? जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, तीनों ही तरह के कारक के परस्पर क्रिया के कारण जो है वो डिसेबिलिटी हो सकती है। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है जिससे ये बताया जा सके कि डिसेबिलिटी का कोई सिर्फ एक कारण जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कब? तो ये मिला-जुला जो है वो फैक्टर होते हैं। सब सारे जो है तीनों प्रकार के कारक, चाहे वो जैविक हो, मनोवैज्ञानिक हो या सामाजिक हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होते हैं। ठीक है? अब कॉजेस को हम लोग जो है वो इस तरह से हम लोग 4 भागों में बाँट सकते हैं। पहला तो है बिफोर प्रेगनेंसी, अभी माँ ने बच्चे को कंसीव नहीं किया है, तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिसेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। फिर आपका प्रीनेटल कॉजेस, ठीक है? जन्म से पहले का, जन्म के दौरान नेटल कॉज़ और पोस्टनेटल, जन्म के बाद का। तो ये आप स्ट्रक्चर इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस ये है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारा जो है वो समझने में जो है वो आसानी होगी। ओके? आगे मूव करते हैं। तो पहला है कॉजेस बिफोर प्रेगनेंसी। ये बड़ा वो है कि हमें भी अभी प्रेगनेंसी भी नहीं हुई है और बच्चे से डिसेबिलिटी से कैसे कनेक्टेड हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि गर्भावस्था से पहले के कारण का मतलब ये है कि माँ उस बच्चे को धारण करने की योग्य भी है या नहीं है। ये जो योग्यता है, ये निर्धारित करेगी कि बच्चे में विकलांगता आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो इसमें कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो मोस्ट कॉमन जो कॉजेस हैं वहां मैंने उनको लेने का प्रयास किया है। जैसे कि मदर की एज की हम लोग बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं, हेरिडिटरी की बात कर रहे हैं और कंsanguineous मैरिज। ये पांचों कारण ऐसे हैं जो कि बिफोर प्रेगनेंसी जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मदर की एज किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक एक गर्भ धारण करने की एक जो है वो एज मानी जाती है और वो होती है कि 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 20 से 35 तक की एज है जो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मानी जाती है बच्चे को कंसीव करने के लिए या गर्भ को धारण करने की। यदि 20 वर्ष से पहले माँ यदि गर्भ को धारण करती है तब भी ऐसे हो सकते हैं क्योंकि वो उतनी मैच्योर नहीं हुई है, और यदि 35 वर्ष से ज्यादा होता है तब भी जो है वो बच्चे को गर्भ धारण करने की योग्य नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो है वो धीरे-धीरे चीज़ें जो हैं वो उसकी क्षमताएँ जो हैं वो क्षीण होती चली जाती हैं, जो कि बच्चे के जो है वो डेवलपमेंट पर जो है प्रभाव डालती हैं। ठीक है? माल न्यूट्रिशन, यदि माँ जो है अभी बच्चे का गर्भधारण नहीं किया लेकिन उससे पहले माँ जो है कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन की शिकार है, तो वो बच्चे को जब गर्भधारण करेगी तो वो कुपोषण का बच्चे में भी होने का कारण हो सकता है मतलब जो वो चीज़ बच्चे में भी हो और उसकी वजह से बच्चे में भी विकलांगता होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ड्रग एडिक्शन, यदि माँ जो है वो ड्रग लेती है, किसी भी तरह की दवाइयाँ या कोई नशा करती है, तो भी जो है वो बच्चे में विकलांगता होने की चांसेस हो सकती है। हेरिडिटरिकली, हेरिडिटरिकली का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि माँ में किसी भी तरह की मानसिक मंदता या मानसिक रोग या किसी और प्रकार की विकलांगता है, तो हो सकता है कि जेनेटिकली वो बच्चे में भी आ जाए, क्योंकि वो उतनी योग्य नहीं होती है गर्भ को धारण करने की। और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट और जेनेटिकल दोनों ही कारण रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हेरिडिटरिकली जो है वो जो चीजें जो है वो बच्चे में भी जाने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है? कंसेंगुइनियस मैरिज, अब ये हेरिडिटरी कॉजेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे यदि कंसैंग्यूनियस मैरिज होगी। कंसैंग्यूनियस मैरिज ये है कि रक्त समूह में विवाह होना। यदि हम यदि माँ की या पिता की जो है वो शादी जो है रक्त समूह में या किसी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन इनके साथ होती है, तो जो है यहाँ पर जो है वो इन सब के कारण जो है वो डिसेबिलिटी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? साइंस इसके पीछे ये है, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस के होंगे तो वो सब ये बातें समझते हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम्स की जो कहानी है गाइस कि इसमें आपको पता है कि इनमें से कोई भी एक जो है वो
कैरियर हो सकता है। कैरियर मतलब कि उनमें जो है एक फैक्टर हो सकता है जिससे डिसेबिलिटी जो है वो डोमिनेट हो सकती है, ठीक है। और जब इसी तरह से दोनों की जब मैरिज हो जाती है तो हो सकता है कि अगर दोनों कैरियर हैं तो वो जाकर के बच्चे में डोमिनेंट हो जाए और बच्चे में जो है वो डिसेबिलिटी निकल करके बाहर आ जाए और प्रकट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक सा बड़ी साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं है गाइस कि जिनमें यदि शादी होगी तो जरूरी है कि ऐसा होगा ही होगा। ये सारे कारण रिस्पॉन्सिबल हैं, रिसर्च में ये देखा गया है, ठीक है। ये होने से डिसेबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। ये तो थे कॉजेस बिफोर प्रेगनेंसी। नाउ कॉजेस, प्रीनेटल कॉजेस। प्रीनेटल कॉजेस में गाइस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया, एक्सपोजर हो गया एक्सरे का, इलनेस है प्रेगनेंसी के दौरान यदि माँ को कोई भी तरह की बीमारी है ना, और माल न्यूट्रिशन की बात हम लोग कर रहे हैं, हाइपोक्सिया की बात है, ठीक है, माँ को ऑक्सीजन की कमी है। ये सारे जो कारण है गाइस ध्यान दीजिएगा, ये कारण कौन से हैं आपके, ये 0 to 9 मंथ के हैं। 0 to 9 मंथ की जब हम बात करते हैं तो वो सारे के सारे प्रीनेटल होते हैं। ये जीरो क्या है, जिस दिन माँ ने बच्चे को कंसीव किया है, 9 मंथ, नॉट 9 ईयर। ओके, तो ये सारे जो है वो प्रीनेटल, इस बीच के जितने भी, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, मदर से, क्योंकि बच्चे ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया है ना। तो ये सारी चीजें मदर से ही कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे आप मतलब किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है इस 9 मंथ में, ठीक है, कोई बीमारी माँ को हो जाती है, किसी भी तरह की मेटरनल कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, चाहे वो थायराइड है, हाई बीपी होना है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कंजेंटियल डिफेक्ट्स है सीएनएस में, ठीक है, कोई भी जन्मजात दोष है, ज्यादा एक्सरे करवाए जाते हैं इस दौरान, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, बच्चे एक से अधिक माँ ने गर्भ धारण कर रखा है, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तब भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। आरएच इनकम्पेटेबिलिटी है गाइस, इसके ऊपर एक डिटेल सेशन भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कवर करनी है तो हो सकता है मैं उतने वे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप इसका कॉजेस और उसका देखेंगे तो सेम इसी का ही पार्ट है वो, तो आप देखेंगे उसमें मैंने ये सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप जो उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, माँ से रिलेटेड है, हाइपोक्सिया किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करें, आरएच इनकम्पेटेबिलिटी यानी रक्त का मैच ना होना, ठीक है, मेडिसिन, रक्त समूह की बात कर रहे हैं, और मेडिसिन किसी तरह की माँ यदि डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी तरह की मेडिसिन ले रही है, एक्सीडेंट हो जाता है इस दौरान, है ना, या फिर डरा धमका करके कोई अबॉर्शन करवाया जाता है, तो और अबॉर्शन की कोशिश की जाती है लेकिन अबॉर्शन होता नहीं है, तो भी जो है वो डिसेबिलिटी के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है कुछ प्रसव पूर्व कारण। फिर आगे गाइस नेटल कॉजेस, जिसमें आपके ये कौन सा पीरियड है, ये है जन्म के समय का, है ना, जब बच्चा जन्म ले रहा है उस समय का जो है कारण आ जाएंगे नेटल, है ना, या पेरीनेटल। तो जन्म से लेकर के आपके फर्स्ट 15 डेज जो होते हैं, न्यूनेटल पीरियड भी आप इसे कहते हैं, फर्स्ट 15 डेज जो है वो आपके न्यूनेटल पीरियड में आएंगे, नवजात शिशु आप लोग कहते हैं ना जिसे, तो वो वाली चीजें, तो वो सारी, अब यहाँ पे बच्चे ने जो है वो जन्म ले रहा है, तो यदि बच्चा जो है वो प्री मेच्योर है, यानी कि फुल फुल प्रेगनेंसी का पीरियड क्या माना जाता है, 9 मंथ 9 डेज, है ना, लेकिन यदि बच्चा प्री मेच्योर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इट्स ओके, लेकिन बच्चा मान लीजिए 7 मंथ में पैदा हो गया, 8 मंथ में, तो वो प्री मेच्योर बेबी होता है, तभी उसका उतना विकास हुआ नहीं है, तो वो जो चीजें जो है उसके डेवलपमेंट पे प्रभावित करती हैं और फिर वो विकलांगता का रूप ले सकते हैं। बच्चे का वेट जो है वो कम है, बर्थ वेट, जैसे कि आप सबको पता है कि 2.5 किलो का जो है वो बच्चा होना चाहिए, वो एक नॉर्मल वेट माना जाता है, ये लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे का जो है वेट वो जो है वो कम है, 2 किलो से भी यदि कम है बच्चा, 1700 1800 ग्राम का, तो जो है हो सकता है कि बच्चे में जो किसी भी तरह की डेवलपमेंटल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आ जाए। लैक ऑफ रेस्पिरेशन है ना, श्वास लेने में जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय पे या इस पीरियड के दौरान 15 डेज में किसी भी तरह की उसको सांस लेने से संबंधित समस्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, कोई चोट लग जाती है, बच्चा जब पैदा हो रहा है तो बच्चा हो सकता है हाथ से स्लिप हो जाए, बच्चे को किसी प्रकार की सिर पे किसी भी प्रकार की चोट लग जाती, कोई औजार लग जाता है किसी भी तरह का, डिलीवरी अनट्रेन्ड के द्वारा की जा रही है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रभावित जो है वो कर सकती है। अब नॉर्मल फीटल पोजीशन है, नॉर्मली जो फीटल पोजीशन होती है, बच्चे का सिर पहले आता है और पैर जो है वो बाद में आएंगे,
ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो करके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, पहले पैर हो रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है या तो पहले जो है वो पैर आगे हैं और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे का सिर आ रहा है, ठीक है, यदि ऐसा है, या फिर जो है वो इस तरह की ब्रीच सिचुएशन है। ब्रीच में मतलब कि इस तरह से, जिसको आडा कहते हैं, बच्चा जो है वो आडा है, तो इस सिचुएशन में भी जो है वो ये नॉर्मल पोजीशन है। यदि ऐसी नहीं है, एबनॉर्मल फीटल पोजीशन है, तो इस पोजीशन में जो है वो चांसेस होते हैं कि बच्चे को जो है वो डिसेबिलिटी मतलब किसी भी प्रकार की कोई चोट लग सकती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग होती है ब्रेन में, कुछ तरह की अंदर ब्लीडिंग होती है ना, और या फिर जो रक्त जो आर्नोल नाल होती है वो बच्चे के गले पे लिपट जाती है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत है। ये कुछ कारण है गाइस। बर्थ क्राई, डिले बर्थ क्राई, यहाँ पर जो है ना लैक ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, या फिर डिले बर्थ क्राई, यदि बच्चे की बर्थ क्राई एकदम बच्चा पैदा होते ही रोता है ना, और यदि वो नहीं है और वो जितनी ज्यादा डिले होगी उतना ही ज्यादा जो है वो डिले जो है डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो ये जो कुछ कारण है ये है आपके नेटल और नियोनेटल कॉजेस। फिर उसके बाद है गाइस पोस्ट नेटल कॉजेस। ये मदर और सॉरी ये बच्चे से रिलेटेड है डायरेक्टली, क्योंकि अब बच्चा जन्म ले चुका है। 15 दिन जन्म लेने के बाद से लेकर के आज बच्चा जितने भी साल का है, लगभग 18 वर्ष की आयु के, क्योंकि वो डेवलपमेंटल पीरियड जो है माना जाता है, तो वो सारे जो है किसमें आएंगे, आपके सारे के सारे जो है वो पोस्टनेटल कॉजेस में आएंगे। तो माल न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, है ना, बच्चे को किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, बच्चा माँ का दूध नहीं प्रॉपर वे में ले रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन है, बच्चे को किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है ना, मेनिंजाइटिस है की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फिट्स दौरे पड़ रहे हैं बच्चे को, किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई, आप सबको ध्यान है कि जब छोटे होते हैं ना तो बच्चे पे ध्यान दिया कि इसको किसी प्रकार की कोई चोट ना लगने दिया जाए, सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना, और जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। यदि प्रीनेटल पीरियड में जॉन्डिस की बात हो रही है तो वो माँ को होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बच्चे पे इफेक्ट करे क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में है। लेकिन यहाँ जो जॉन्डिस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे से ही रिलेटेड है, क्योंकि अब बच्चा जो है वो जन्म ले चुका है, और यहाँ पे यदि जॉन्डिस का एक लेवल होता है, सीवियर जॉन्डिस है, तो जो है वो डिसेबिलिटी का कारण, क्योंकि डेवलपमेंटल पीरियड है तो वो डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ कारण थे गाइस, डिटेल सेशन जरूर देखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। नो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, क्योंकि यहाँ मैं यदि एक एक पॉइंट को वहां मैंने RH इनकम्पेटेबिलिटी को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो यदि हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी तो कैसे सेशन 2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा शॉर्ट में लेने का प्रयास किया। नाउ प्रिवेंशन ऑफ द डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आप सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, तो बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बजाय कि क्योर करने से, उस चीजों को ठीक करने से पहले बचा ही लिया जाए। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ अबाउट थिंग्स देन टू बी सॉरी लेटर, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही उन चीजों के बारे में हम लोग जो है वो टेक केयर कर ले। तो दैट इज प्रिवेंशन। तो 3 प्रकार बताए गए हैं प्रिवेंशन के, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टेरिटरी, यानी प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम और तृतीयक रोकथाम। अब ये तीनों में अंतर क्या है, तीनों किस तरह से होती हैं? तो पहली है प्राथमिक प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन इज डिसऑर्डर इज एक्चुअली प्रिवेंटेड फ्रॉम डेवलपिंग। ओके, प्राथमिक रोकथाम एक विकार वास्तव विकसित होने से ही रोका जाए, मतलब होने ही ना दिया जाए चीज को। तो यहाँ क्या, यहाँ आप कैसे करेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन? प्राइमरी प्रिवेंशन होगा आपका अवेयरनेस के थ्रू, डिसेबिलिटी अवेयरनेस, है ना, माँ जो गर्भ धारण कर रही हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, या फिर आप जो है वो सिविल हॉस्पिटल, इनके थ्रू जो है आप जो है आपको लोगों को अवेयर करना होगा, जेनेटिकल काउंसलिंग देनी। यदि पहले ही घर में किसी तरह का कोई बच्चा है जो डिसेबल है, तो आपको उसके पेरेंट्स को पहले जेनेटिकल काउंसलिंग देनी होगी, ताकि आगे इस तरह की जो अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो वो आगे रिपीट ना हो, ठीक है। ये सारे होते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए, होने वाले जो कारण है ना उन सबको जो है वो रोक दिया, यानी कि इन इन चीजों से, जैसे अभी हमने प्रीनेटल कॉजेस देखे हैं, तो ये चीजों से प्रॉब्लम हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एज की बात हो सकती है, कंसेंगुइनस मैरिज की बात हो सकती है। तो ये सारी चीजें पहले ही लोगों को अवेयर करा दिया जाए, भी ऐसा करोगे तो ये विकलांगता होने के चांसेस है, तो ऐसा करो ही मत, ताकि विकलांगता हो ही ना। लेकिन अब ये सारी चीजें हमने करा और फिर भी विकलांगता हो गई, फिर भी एग्जिबिट हो गया, तब आप क्या करेंगे? तब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता, हमको क्या करना है? अर्ली इंटरवेंशन। क्या करना है? अर्ली इंटरवेंशन। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि अगर प्रॉब्लम आ ही गई है
तो आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करिए, और वो आपका 0 to 6 years का पीरियड होगा। जैसे ही पता चलता है तुरंत जो है उसमें आप अपना योगदान करके और फटाफट से जो है उसको ट्रीट करने का प्रयास किए, ताकि वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट ही ना हो। ठीक है, दिस इज अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में भी जो है डिटेल में सेशन है, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टेरिटरी प्रिवेंशन। टेरिटरी प्रिवेंशन क्या होती है कि अर्ली इंटरवेंशन भी कर लिया, प्राइमरी प्रिवेंशन भी कर लिया, कोशिश करी थी कि ना हो, और ये भी कर लिया, और उसके बावजूद भी जो है वो प्रॉब्लम हो गई। अब हो गई तब भी आप क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा, ताकि ज्यादा बढ़े ना, चीजें वर्स ना हो। तब यहाँ पे जरूरत होगी गाइस आपकी स्पेशल एजुकेशन की। किस चीज की? स्पेशल एजुकेशन की। तो सीधा सीधा सा गणित है। मैं आपको वापस पिछली स्लाइड पे लेकर के चलती हूँ। वो देखिए, आपको मैं यहाँ से समझाने का प्रयास करती हूँ। लास्ट स्लाइड पे चलेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हमको डिसेबिलिटी की अवेयरनेस, कि हमको, आपको अवेयर कीजिए लोगों को। ठीक है, यहाँ पे बात आएगी अवेयरनेस की, कि होने ही ना दीजिए। कारण पहले ही बता दीजिए कि इन इन कारणों से प्रॉब्लम होती है, इसको मत होने दीजिए, बचाव कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है, अब प्रॉब्लम फिर भी हो गई है तो आप क्या करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन करिए, ताकि बढ़े ना, विकलांगता में ना बदले। ठीक है, 6 साल तक का जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसी में आप उसे पकड़ लीजिए, ताकि वो क्योर हो जाए। अभी सब कुछ कर लिया फिर भी अगर प्रॉब्लम हो गई है तो फिर और कुछ बचता नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन देंगे तो क्या होगा, बच्चे की बेसिक से वो चीज ठीक नहीं होगी, विकलांगता, लेकिन बच्चे की क्या होगी स्पेशल एजुकेशन से, लाइफ फंक्शनिंग विल बी इम्प्रूव। क्या होगा, लाइफ फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी बच्चे की। अदरवाइज आप उसे ये कि डिसेबल है तो कुछ होना तो है नहीं, ठीक तो होना नहीं, घर बिठा दीजिए, तो सिचुएशन और भी वर्स होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका प्रिवेंशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी गाइस। तो डिटेल सेशन भी जरूर देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वहां पे मैंने इसको डिटेल में अलग से भी समझाने का प्रयास किया है। तो ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन हो गए, बिफोर प्रेगनेंसी, प्री नेटल प्रिवेंशन, नेटल प्रिवेंशन और पोस्ट नेटल प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये मैंने आगे दे भी रखा है कि पहले क्या रोकथाम क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग, और ये सारा मैंने अभी आपको समझाया कि अबॉर्शन से बचाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस, और प्री नेटल प्रिवेंशन में ये सारी चीजें की बैलेंस डाइट दीजिए, एक्सीडेंट से बचाना है, वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए, मदर कोई स्ट्रेस ना ले, ब्लड टेस्ट होना चाहिए ताकि RH इनकम्पेटिबिलिटी का पता चल जाए, रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। देन नेटल में क्या होना चाहिए, ट्रेन प्रोफेशनल से डिलीवरी होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई कंजेंटियल एबनॉर्मेलिटीज तो उसकी फटाफट पहचान कर लेनी चाहिए। अबगार स्कोर का यूज करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अबगार स्कोर का है। इसके ऊपर ही एक सेशन मैं आपको छोटा सा दूंगी गाइस, कि अबगार स्कोर क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका 10 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चा स्वस्थ कितना है ना, उसमें पूरा स्कोरिंग आती है। तो यदि स्कोरिंग का कुछ स्केल वगैरह होता है तो आप बताइए, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना बताना है कि अबगार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और डिटेल में सेशन आपको दूंगी। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ हेड एंड साइज, वो देखना चाहिए कि पूरा साइज है या नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिलेड बर्थ क्राई की देखना चाहिए। हाई बीपी और ये सब की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मदर को। ठीक है, तो अगर है तो उसका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और फिर आपके आ जाएंगे पोस्टनेटल। ठीक है, बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। फिट्स वगैरह है तो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट करें, हाई फीवर है तो प्रिवेंट करें फटाफट से, और डाइट का बच्चे की ध्यान रखें, किसी भी हेड इंजरी से बचाना है, इन्फेक्शन से बचाना है, तो ये पोस्टनेटल प्रिवेंशन है। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे। नाउ कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि आपका जो है एक्ट के अनुसार या फिर कानून के अनुसार जो है वो किन किन डिसेबिलिटी को जो है वो मान्यता दी गई, और बेंचमार्क आप कैसे वो मानेंगे। तो जो हम 40% की बात करते हैं, 40% यदि वो डिसेबिलिटी है, तभी वो बच्चा जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए जो है एलिजिबल होगा, है ना। तो अभी हम कितनी डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, RPWD एक्ट के अनुसार 21 डिसेबिलिटी की इंडिया में। ओके, तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात है। तो ये आपकी 21 डिसेबिलिटीज आपके सामने है गाइस। ठीक है, जल्दी ही आपके इसी में ही जनवरी में ही इसके ऊपर एक डिटेल सेशन भी मैं आपको देने जा रही हूँ। तो 7 to आपकी जो है, पहले जो है वो 7 डिसेबिलिटीज थी, अब जो है वो 21 डिसेबिलिटीज की जो है वो बात की जा रही है। और ये 21 डिसेबिलिटीज की लिस्ट है, तो ये तो बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, चाहे कैटेगरी वाइज करिए इसको। मैं आपको सेशन में ना आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि इनको आपको 21 डिसेबिलिटीज को याद कैसे करना है। ग्रुपिंग के द्वारा जो है हम इसको याद करेंगे,
ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है? ये क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच को देखते हैं कि इट इज एन अप्रोच दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह के टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता है। इन अदर वर्ड, इट इज एन अप्रोच which comprehensively take into account all different types of disability together and promote collective planning। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकलांगता के प्रकारों के बीच में कोई अंतर नहीं, क्योंकि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे हम कॉमन वे में डिसेबिलिटी को लेते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन बैरियर, कॉमन एटीट्यूड है जो कि हर विकलांगता के व्यक्ति जो है वो फेस करते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी रेफर्स टू द अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग ऑल डिसेबिलिटीज। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये एक ऐसी अप्रोच है। क्रॉस डिसेबिलिटी है, पहली बात तो क्या है, एक अप्रोच है, एक हमारा हमारा दृष्टिकोण है, देखने का तरीका है कि ट्रीटिंग ऑल डिसेबिलिटीज एज वन कलेक्टिव एक्सपीरियंस, है ना। हम सारी डिसेबिलिटीज को एक ही एक्सपीरियंस से जो देख रहे हैं, रेदर देन ट्रीटिंग एज ए सेपरेट, जबकि अलग अलग उनको नहीं देख रहे हैं। अब ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड आपकी इंक्लूसिव मॉडल के ऊपर है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज फेस सिमिलर बैरियर्स एंड चैलेंजेस। ये दोनों सिमिलर बैरियर और चैलेंजेस को जो है वो फेस करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की? A cross disability approach also require a focus on accessibility and universal design, है ना। यूडीएल जो अब बात कर रहे हैं, accessibility means making environment, services and products accessible to all people regardless of their abilities। ठीक है, मतलब ऐसा हम अलग अलग करके ना बनाएं कि ये सिर्फ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, या आईडी के बच्चों के लिए, या हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए। तो ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए जो सारी तरह की डिसेबिलिटीज के बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो। तो यूनिवर्सल डिजाइन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। यूडीएल इज कनेक्टेड विथ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। तो यूडीएल के ऊपर भी एक सेशन आने जा रहा है बहुत ही जल्दी, तो और अच्छे से आपको समझते, यूडीएल जब आप समझेंगे तो आपको क्रॉस डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करना और भी आसान हो जाएगा। यूनिवर्सल डिजाइन मींस डिजाइनिंग एनवायरनमेंट, सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन ए वे दैट इज यूजेबल बाय एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। सबके द्वारा, चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल हो, सभी उसको जो है वो यूज कर पाए, तो वो है आपका यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन। ठीक है, this include physical accessibility such as accessible building, transportation, as well as digital accessibility such as accessible website and mobile apps। ठीक है, तो ये इसमें यूडीएल में ये सारी चीजें जो है, ना केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी बल्कि डिजिटल और वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप, ये सारी, ताकि वो, अब आप देख रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे टूल जो है वो मोबाइल ऐप के रूप में आ चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड होंगी। आप फॉरेन में जाएंगे तो जो आईपी वगैरह वो भी सारा डिजिटल मोड पे जो है वो चीजें हो गई हैं। तो ये सारी क्रॉस डिसेबिलिटी को ही ध्यान में रख करके जो चीजों की जा रही है। नाउ क्रॉनिक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या Recording in progress. है? क्रॉनिक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आने के ज्यादा चांसेस है, 5 नंबर या 2 नंबर में इसका अर्थ पूछ सकता है। 10 नंबर में बहुत कम चांसेस है गाइस इसके। तो क्या होता है क्रॉनिक? क्रॉनिक का मतलब क्या, बहुत ज्यादा गंभीर है कोई चीज, है ना। न्यूरोलॉजिकल यानी कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित है कोई चीज। ठीक है, एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब हमेशा क्या होता है, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन भी एक कंडीशन है गाइस, जो घटना ना बढ़ना। ठीक है, तो वो स्थिति होती है, बीमारी नहीं है, एक कंडीशन। ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं, वो मतलब ये देखना है कि क्रॉनिक, अब सबसे पहले ये देखना है कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती कैसी है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को जो है वो रिकग्नाइज्ड किया गया एज ए डिसेबिलिटी, और उसमें 2 डिसेबिलिटीज को जो है वो दिया गया स्थान। वो एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और दूसरी है पार्किंसंस डिसीज। ये दोनों ही क्या है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है। कौन कौन सी ध्यान रखना है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज, क्योंकि ज्यादातर लोग के इसमें भ्रमित रहते हैं कि कौन कौन सी क्रॉनिक कंडीशन न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। तो हम क्योंकि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं इस पेपर में, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमारा अपना डोमेस्टिक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं 21 डिसेबिलिटी की। तो 21 डिसेबिलिटीज में से ये 2 डिसेबिलिटी जो है वो क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस डिजीज। तो ये आपसे 2 नंबर वाले में भी पूछ सकता है कि किसी 2 क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में आप बताएं। ओके, तो आगे मूव करते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है ये देखते हैं। तो ये एक ऐसी डिजीज होती है गाइस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
मैक्सिमम कोशिश की है मैंने कि इनमें आपको मैक्सिमम चीजें जो है वो मिले। तो इट अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को अफेक्ट करती है हमारे। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, सीएनएस को अफेक्ट करती है हमारे। The immune system attack the protective layer around nerve fibers and causes inflammation and lesions. This makes it difficult for the brain to send signals to rest of the body. तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे जो है गाइस मतलब कि हमारे ब्रेन को जो है वो सिग्नल्स जो है वो ब्रेन के नहीं मिल पाते रेस्ट ऑफ बॉडी के। ओके, तो ये एक तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली जो है वो एक डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आप ध्यान देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि मस्तिष्क के लिए शरीर के बाकी हिस्सों में संकेत भेजना जो है वो मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, इसी से ही सारी चीजें कनेक्ट है। सेंट्रल नर्वस समझ में आ रहा है बीच का। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा मस्तिष्क का जो है शरीर के जो बाकी हिस्सों में जो संकेत भेजना है वहां पे उसकी मेन प्रॉब्लम होती है। बहुत रेयर डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, 10 लाख में जो है कुछ लोगों को जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। फ्यूर देन 10 लाख केसेस हैं पर ईयर इन इंडिया। इंडिया में एक साल में मतलब कि 10 लाख से कम केसेस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। एंड ट्रीटमेंट्स कैन हेल्प मैनेज कंडीशंस। ट्रीटमेंट हेल्प कर सकता है क्योंकि कंडीशन है, लेकिन क्योर नहीं हो सकती, नो नॉन क्योर। ओके, ऑफन रिक्वायर्स लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, सेवरल ईयर्स और भी लाइफ लॉन्ग, हमें ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है और ज्यादा समय तक होती है। ठीक है, कॉमन एज क्या होती है? 18 से 55 साल की। ये डेवलपमेंटल डिसीज नहीं है, 18 से 55 साल ये कॉमन जो है इसकी स्टेज होती है। और ज्यादा कॉमन इसमें मेन चीज क्या है, ज्यादा कॉमन जो है वो फीमेल में होती है। ज्यादा कॉमन किस में होती है? फीमेल में होती है। ओके, तो ये होगी आपकी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक दो बार जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मेन मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मस्तिष्क जो है वो बॉडी के अन्य हिस्सों में जो है वो संदेश भेजना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फीमेल में ज्यादा होती है, एज आपको ध्यान में रखनी है, क्योर नहीं हो सकती है, रेयर डिजीज है। ठीक है, 10 लाख से कम केसेस जो है वो पर ईयर जो है वो इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा 10 लाख से कम केसेस एंड देन हाउ इट इज रेयर। एनीवे, जो डाटा है वो इसी तरह से है। नेक्स्ट करते हैं पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस डिजीज इज ए ब्रेन डिसऑर्डर। ये क्या है? ये आपकी ब्रेन की डिसऑर्डर है गाइस। तो ये ब्रेन डिसऑर्डर क्या कह रहा है? तो इस तरह से आपको मेन मेन पॉइंट उठाने क्या है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, कॉजेस अनइंटेंडेड और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स सच एज शेकिंग, स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाथों का कपकपाना, ठीक है, हाथों में जो है वो स्टिफनेस आ जाना, कठोरता जिसे आप लोग कहते हैं, संतुलन में कमी होती है, समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में जो है वो बॉडी के देख कमी, कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है इसमें। ठीक है, ट्रेमर इन हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, जॉ और हर्ट। ज्यादातर जो है वो कपकपी, ट्रेमर का मतलब क्या है? कपकपी, हाथ हाथ और हाथ पैर, जबड़े और सिर में कपकपी जो है महसूस होती है। मांसपेशियों में कठोरता, लंबे समय तक संकुचित रहती है। कोऑर्डिनेशन जो है वो कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और कभी कभी जो है वो गिर भी जाते हैं इसकी वजह से, इतनी कपकपी और ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलती है। पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये थी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, और इसके अलावा गाइस दीज आर अदर कंडीशंस दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर क्रॉनिक न्यूरोलॉजी। तो ये दो तो आपकी आरपीडब्ल्यूडी में थी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जो है पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा भी गाइस आपकी जो है ये आप एक पूरी लिस्ट है, लाइक एपिलेप्सी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो ये तो है ही, न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस हो सकती है, डिस्टोफिया हो सकता है, और एल्जाइमर रोग और या मनोभ्रंश, डिमेंशिया। ठीक है, तो भूल जाना चीजों को, और ये भी जो है चीजें जो है आपकी क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आती है। लेकिन हम ज्यादा आपको ध्यान में, अगर आपसे कोई एक या दो एग्जांपल पूछता है तो आपको जो है ये दो को ही जो है वो ध्यान में रखना है, पार्किंसंस डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि ये हमारी अब इनको डिसेबिलिटी की जो है वो मान्यता मिल गई है, डिसेबिलिटी के अंडर जो है इसे रखा जा रहा है। नेक्स्ट, अर्ली इंटरवेंशन एसीएससी। लास्ट के कुछ टॉपिक्स पे हैं गाइस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लेने का प्रयास किया जो कि 5 और 10 नंबर में कवर आपके किए जाएंगे।
डेफिनेशन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन क्या है आपकी, अर्ली इंटरवेंशन पे भी गाइस एक पूरा सेशन है, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जो है वहां से चेक कर लीजिएगा। तो अर्ली इंटरवेंशन इज अ टर्म which broadly refers to a wide range of experiences and support provided to children, parents, and families during the pregnancy, infancy, and early childhood period of development. Early intervention means everything you need to know. अर्ली इंटरवेंशन के बारे में आप क्या क्या, प्रारंभिक हस्तक्षेप, यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग किस चीज की कर रहे हैं, अप टू 6 इयर्स, है ना, 6 इयर्स तक की एज की बात कर रहे हैं। बहुत जब बच्चे अर्ली छोटे होते हैं तब हमें जो है, और डेवलपमेंटली डिले हैं तो इनके उसमें जो है हम लोग जो है, ये भी आपको पता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपका आ रहा था कि अगर कुछ डेवलपमेंटल डिले दिख रहा है तो हम जो है वहां पर जो है इनको वही की वही जो है इनको पकड़ ले, ताकि जो है वो डिसेबिलिटी में जो है वो कन्वर्ट ना हो। तो अर्ली इंटरवेंशन दिया जा सकता है, जो कि 3 प्रकार का हो सकता है, सेंटर बेस्ड, होम एंड सेंटर, बोथ, दोनों तरह का, ठीक है। तो चाइल्डहुड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आप जो है वो अर्ली इंटरवेंशन की सर्विसेज जो है वो जनरली देते हैं। अर्ली इंटरवेंशन पीरियड, जैसा भी मैंने आपको बताया, चाइल्ड हु फॉल बिटवीन 0 to 3 years, है ना, इयर्स कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन स्टेज, वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज इन लाइफ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ की, ठीक है, 0 to 3 year। और 3 to 6 आपकी वो होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हम लोग जो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सारी जो है आपकी अर्ली स्टेजेस में आएगा आपका 0 to 6 year। अब इसको भी हमने फर्दर जो अभी मैं आपको एक और स्लाइड में डिफरेंस भी बताऊंगी, ईसीएससी और अर्ली इंटरवेंशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये एज का डिफरेंस का जो डाउट है वो जो है वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अर्ली इंटरवेंशन 0 to 3 years की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्रारंभिक स्टेज का चरण कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। क्यों महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये जो स्टेज है, यहाँ पे मस्तिष्क का हमारा जो है वो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो हो रहा होता है। तो इस स्टेज पे डेवलपमेंट के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, बच्चा खतरे में है, एट रिस्क बेबी, क्या बोलते हैं, एट रिस्क, खतरे में है अभी। अभी जो है वो डिसेबल आप नहीं आप कर रहे, क्योंकि अभी भी चांस है कि बच्चा जो है वो खतरे से निकल सकता है, ठीक है, अभी भी चांस है कि बच्चा जो है वो खतरे से निकल सकता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एम्स क्या है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स के, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, पहले शीघ्र पहचान कर लें, शीघ्र पहचान कर लें कि बच्चे रिस्क में हैं, इन्फेंट जो है शीघ्र पहचान कर लें कि डिले डेवलपमेंट है, इन्हेंसमेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट, ताकि उनका सामान्य विकास जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, बढ़ सके। एक्सीलरेशन ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का रेट है, डेवलपमेंट विकास की जो दर है उसको बढ़ाया जा सके, नए व्यवहार, नए कौशल जो है वो बच्चा सीख पाए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग जो है वो बच्चा कर पाए, नए व्यवहारों को सीख पाए। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी हैंडीकैप, जो है बच्चे हैंडीकैप में ना कन्वर्ट होने पाए, अर्ली आप उसको डिटेक्ट कर लीजिए और उसे वहीं पे ही बचाव कर लिया जाए। एंड मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ हैंडीकैपिंग कंडीशन, हैंडीकैप कंडीशंस को जो है वो मिनिमाइज कर दिया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव होगा क्योंकि जल्दी आपने उसको पकड़ लिया है। साइको सोशल सपोर्ट टू फैमिली, तो ये सारे उद्देश्य आपके किस चीज के होते हैं, अर्ली इंटरवेंशन के, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। नेचर ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर अर्ली इंटरवेंशन, अब अर्ली इंटरवेंशन किन किन को जरूरत पड़ती है, तो ये 3 कैटेगरीज आपके सामने हैं। पहला तो वो बच्चे जो बायोलॉजिकल रिस्क पे हैं, वो जो बायोलॉजिकल रिस्क पे हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट, प्री मेच्योरिटी, बर्थ इंजरी, प्रीनेटल और नेटल इंजरी, और हाई रिस्क मदर्स, ठीक है। हाई रिस्क पे हैं जो मदर्स, बीपी हाई है या और किसी तरह की कोई सिचुएशंस है उनकी, है ना। और प्री नेटल नेटल इंजरीज हैं, या बर्थ इंजरी, किसी भी तरह की बर्थ में कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, बच्चा प्री मेच्योर, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, बच्चे का वेट बहुत कम है, ठीक है, 2.5 किलो से बच्चा यदि कम का है, 2.5 किलो से कम का मतलब ये नहीं है कि अगर 250 ग्राम चाहिए, अब 2300 है तो लो, नहीं, आपका एक लिमिट है, 2 से कम, एक रेंज होती है ये, ओके। तो आप जो है 1700 1800 इस तरह से है तो जो है वो 1.8 1.9, तो रिस्क पे हो सकता है, जैसे जैसे और कम होता जाएगा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। देन आपका नेक्स्ट आएगा, एक तो बायोलॉजिकल रिस्क हो गया, नेक्स्ट हो गया डेवलपमेंटल डिले, यानी यही आपकी डेवलपमेंटल डिले वाली डिसेबिलिटीज है। कोई आपसे पूछे कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती है, तो सीपी, एपिलेप्सी, एएसडी, मेंटल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज और सेंसरी इंपेयरमेंट, ये सारी की सारी क्यों डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, क्योंकि सारे के सारे आप डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान जो है होने वाली डिसेबिलिटीज है, सीधा सा गणित है।
ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समझेंगे तो बहुत आसान लगेगी आपको स्पेशल एजुकेशन, बट लॉजिक होना चाहिए उसके बीच में, ठीक है। फिर है आपका गाइस, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल रिस्क, पुअर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सिंगल पेरेंट की बात है, बच्चे का प्रॉपर वे में टेक केयर नहीं हो पा रहा है ना, मदर चाइल्ड के बीच में पुअर इंटरेक्शन है, लैक ऑफ स्टिमुलेशन है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो ये सारी चीजें जो है ये इस तरह के बच्चों को जो है वो अर्ली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके डिले डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया 3 प्रकार के हैं, सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेंटर बेस्ड क्या होता है, जहां पर पेरेंट्स बच्चे को लेकर के किसी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, और वहां से सर्विसेज लेकर के जा रहे हैं और फॉलो अप भी कर रहे हैं। एंड होम बेस्ड क्या होता है कि पेरेंट सेंटर पर नहीं आएंगे, लेकिन अर्ली इंटरवेंशनिस्ट जो हैं, वो टीचर्स जो हैं, वो थेरेपिस्ट जो है वो घर पर जाकर के सर्विसेज दे रहे हैं और फिर वो उनको फॉलो कर रहे हैं। एंड कॉम्बिनेशन में दोनों का, कभी वो आ रहे हैं सेंटर पर, कभी या वो घर पे जा रहे हैं, तो लाइक दैट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, नाउ अर्ली इंटरवेंशन वर्सेस ईसीएससी, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अर्ली इंटरवेंशन में it is intended for all children who are subject to a developmental risk or developmental disability 0 to 6 year. Basically focus on medical aspect. Early intervention ज्यादातर किस चीज पे फोकस करता है, मेडिकल एस्पेक्ट पे, और 0 to 3 years की बात करता है। मेन चीज है डेवलपमेंटल रिस्क। लेकिन जब ईसीएससी की बात करते हैं तो इसमें बीच में आ गई एजुकेशन। एजुकेशन है तो प्री स्कूल प्रोग्राम की बात करें, 3 to 6 years, ठीक है, क्योंकि 3 साल के बाद बच्चे की शिक्षा की स्तर हो जाता है, बच्चे को हम एडमिशन देते हैं, तो यहाँ पे भी अर्ली इंटरवेंशन चलेगा, लेकिन वो शिक्षा के जरिए चलेगा। तो यहाँ पे मेडिकल एस्पेक्ट होगा क्योर करने का, और यहाँ पर होगा एजुकेशनल एस्पेक्ट। क्लियर होगी दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं गाइस। स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज। स्क्रीनिंग क्या है, असेसमेंट क्या है डिसेबिलिटीज का। तो स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, स्क्रीनिंग का मतलब होता क्या है, आपको छांट करके लेकर के आना, छांटना है आपको, किस में से, होल पॉपुलेशन में से जो बच्चे एट रिस्क हैं, खतरे में हैं, जो हट करके हैं, उनको आपको छांट करके अलग करना है। तो स्क्रीन आउट करना है, छाटना है, छटनी करके आपको होल पॉपुलेशन में इनको बाहर लेकर के आना है, और फिर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है, और फिर जो है वो फर्दर असेसमेंट और डायग्नोसिस जो है वो करने जा रहे हैं। तो शुरुआत जो है वो स्क्रीनिंग से होगी। स्क्रीनिंग मतलब सिंपल भाषा में छटाई करना, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू डिटेक्ट अर्ली डिजीजेस और रिस्क फैक्टर फॉर डिजीजेस इन लार्ज नंबर ऑफ अपेरेंटली हेल्थ इंडिविजुअल, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे करके जो है हम करेंगे, ठीक है, के द्वारा जो है बच्चों को जो है वो स्क्रीन आउट करना है, चाहे वो हेल्थ हॉस्पिटल्स के थ्रू करेंगे या स्कूल्स के लेवल पर, किसी भी तरह के शक होने पर, डाउट के आधार पर हम जो है उनको अलग कर लेंगे, और फिर फर्दर आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम ये कंफर्म करेंगे कि जो है इनको फर्दर असेसमेंट की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग जो होती है वो शक के आधार पर जनरली होगी। Recording in progress. स्क्रीनिंग के बाद ही जो हम उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी, क्योंकि आपको एक एक को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपने शक के आधार पर कुछ लोगों को पहले ही अलग करना है। अब उसका आइडेंटिफिकेशन करके और फिर डिटेल असेसमेंट करेंगे, और जल्दी जो आइडेंटिफाई फिर आप जो है डायग्नोस जो है वो कर पाएंगे, ठीक है, कि वेदर डिसेबिलिटी है या नहीं है, और है तो कितने सीवियर लेवल पे है। तो ये पर्पस है आपका स्क्रीनिंग का। तो ये एक चार्ट आपके सामने स्क्रीनिंग का मैंने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर हम उनको फर्दर रेफरेंस असेसमेंट के लिए देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली असेसमेंट पे लेके आ जाए। उसके बाद डायग्नोसिस हो जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन है या नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा, और है तो फिर कौन से लेवल पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। फिर उसको अलग अलग सर्विसेज के लिए, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, अलग मेडिकल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल, हर तरह की स्पेशल एजुकेशन, फिर उसका प्रॉपर आईईपी प्लान, यहाँ प्रोग्राम मतलब आईईपी प्लान होगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। तो ये है आपका स्क्रीनिंग। उसके बाद स्टेजेस आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है गाइस
मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस में डिफरेंस क्या है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन, जैसा कि आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल सेशन है गाइस, मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर आप उसे चेक कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन इट इज ए कंडीशन, है ना, ये सारे सेशन में आपको जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इनको डिटेल सेशन भी जो है वो चेक कर सकते हैं। और इट अकर्स बिफोर 18 ईयर्स, 18 साल से पहले पहले हो जाता है। इंटेलिजेंस जो है वो बिलो एवरेज होती है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड जो है वो मेंटल रिटार्डेशन होती है। रेगुलर प्लानिंग एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड होती है। मेंटल रिटार्डेशन क्योर नहीं हो सकती है, बट मेंटल इलनेस कैन बी क्योर। ओके, तो यहाँ पर जो है टाइप्स जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और यहाँ पे टाइप्स जैसे आपके साइकोसिस, न्यूरोसिस, है ना, सिजोफ्रेनिया, आपका जो है वो हाई लेवल का जो है वो डिप्रेशन जो कि स्ट्रेस से शुरू होगा, ठीक है, बट इट कैन बी क्योर, इट कैन बी ट्रीटेड। ओके, ये 18 साल से पहले पहले हो सकता है, लेकिन मेंटल इलनेस 18 साल से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। ये कंडीशन है और ये एक बीमारी है। ओके, और यहाँ पर जैसे कि करेक्टरिस्टिक, ये डिले डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट नॉर्मल हो सकता है और उसके बाद भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर जैसे कि करेक्टरिस्टिक, जैसे कि छोटा या बड़ा सिर देखने के लिए मिल सकता है, स्लैंटिंग आईज हो सकती है, ड्रूलिंग हो सकती है ना, बच्चे की लार टपकना, आंखें चपटी होना, हाथ पैर छोटे होना, बड़ा सिर सिर का छोटा या बड़ा होना, फिजिकल बेसिस पे भी आप पहचान सकते हैं यदि मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है तो। और ये जो है इनविजिबल है, मूडी होगा, बिहेवियर से, बिहेवियरल जो है वो दिखाई देंगे एस्पेक्ट, मूडी होगा, सोसाइटल टेंडेंसी होगी, यानी कि बार बार ये टेंडेंसी होगी कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्रॉनिक जो है वो सीवियर डिप्रेशन जो है, सस्पेक्शन, शक करना हर चीजों पे, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिहेवियरल इश्यूज, ये सारे जो है आपके किस में आएंगे, मेंटल इलनेस में आएंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है 5 नंबर के लिए गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मूव करते हैं इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा था पिछली बार कि जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं सबके ऊपर अलग अलग सेशन है। मैंने आपको पिछले वाले में लिंक भी दिया था, उसमें आईडीए नहीं था, तो आईडीए को मैंने यहाँ लेने का प्रयास किया है। तो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस ज्यादातर गाइस यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर आपको फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि आईडीए क्या होता है। इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंसेस पहले तो 1 नंबर में, और ये 2 नंबर तक ये क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है। 1999 में जो है ये आया था, कब आया था, 1999 में, ठीक है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, फोकसिंग ऑन, है ना, यानी इसके अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, इंप्रूविंग अवेयरनेस एंड राइट्स ऑफ फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज अराउंड द ग्लोब। ओके, तो क्योंकि इंटरनेशनल है तो कई सारी कंट्रीज इसके अम्ब्रेला में है, और इसका जो मेन पर्पस जो है वो क्या है, क्रिएट इनेबलिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, रियलाइजिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है वो कार्य करती है आइडिया। ओके, तो ये 2-3 चीजें मेन मेन आपको इसके लिए ध्यान रखेंगे तो इट्स इनफ। और कब हुआ था और फुल फॉर्म क्या है। ओके, देन है एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल, बहुत ही कॉमन है ये, चाहे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इवन यूजीसी नेट में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर आपके डिप्लोमा के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कंटेंट लाने का प्रयास किया है कि आपको कितना जानने की इसमें जरूरत है। ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट एमडीजी के नाम से आता है, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल 2005 में जो है वो स्टेब्लिश किए गए थे। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल है, क्योंकि इंटरनेशनल यानी कई कंट्रीज में जो है इनको जो है वो डेवलपमेंटल गोल के, डेवलपमेंट से क्या मतलब है, विकासात्मक जो है वो लक्ष्य माने गए हैं कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने मिलेनियम, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल है, तो 8, कितने हैं, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। ये कब किए गए थे, 2000 के में जो है वो ग्लोबल फॉर द ईयर 2015 दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड फॉलोइंग मिलेनियम समिट, ठीक है, इन 2000। ओके, तो 2000 में जो है ये बनाए गए थे। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर 8 गोल्स, 8 गोल्स है, ये 8 कौन कौन से गोल्स है। अब इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मेजरेबल टारगेट एंड क्लियर डेडलाइंस, टारगेट्स थे इनके कि ये, और डेडलाइन भी थी कि कब तक ये जो है टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इम्प्रूव किस चीज का था, मेन 1 लाइन में आंसर यदि बोले तो इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल, है ना, तो जो गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं, गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मुख्य जो है वो टारगेट था। ठीक है, उनके अंदर टारगेट्स, डेडलाइंस, ये सारी चीजें थी। तो ये मेन जो है एमडीजी है ना, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर,
फिर अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन और प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, improve maternal health, combat HIV/AIDS, malaria, ensure environmental sustainability and global partnership for development। तो आप इनको एक कोई स्टोरी और इस तरह से बना करके जो है आप जो है एमडीजी को जो है लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले गरीबी हटाना है और फिर हमें शिक्षा को जो है वो प्रमोट करना है, प्राइमरी एजुकेशन को, जेंडर इक्वालिटी लेकर के आना है, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को जो है वो कम करना है, मेटरनल हेल्थ इंप्रूव करेंगे, HIV/AIDS और मलेरिया इन सब डिजीजेस को जो है वो पार पाना है, कॉम्बेट करना है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ओके, तो ये 8 जो है एमडीजी से। फिर एसडीजी की भी है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये 2015 में किए गए थे और इंश्योर किया गया कि 2030 तक अडॉप्ट मतलब अचीव कर लिए जाएंगे। और ये कौन से थे? यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, ठीक है, अपना ये जो अर्थ है इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर दैट बाय 2030। तो 2015 में बनाए गए थे और 2030 तक जो है अचीव इस गोल को उनको करना था, सस्टेनेबल गोल, सस्टेन करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सारा जो है वो इसी के अंदर था कि प्रोटेक्ट करना था प्लैनेट को, ये मेन चीज था। ठीक है, और प्रोवर्टी को एंड करना। ओके, यूनिवर्सल कॉल था, यानी कई कंट्रीज में जो है वो इसको फॉलो किया जा रहा है, कई कंट्रीज का ये कॉमन गोल है, इसीलिए इसे ग्लोबल गोल कहा जाता है। और ये टोटल जो है 17 है, एमडीजी 8 है और तो ये कितने हैं? टोटल 17 है, 17 है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें भी कि आप गोल से ही आपको समझ में आ जाएगा इसका उद्देश्य क्या है। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, यू नो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एंड एनर्जी, डिफेक्ट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरह से टोटल ये 17 है। तो आप इसको, आप लोग सारे बहुत स्मार्ट है, तो आप इसको एक स्टोरी बना करके जब आप इसको लर्न करेंगे तो आ जाएंगे, विद पिक्चर भी दे रखी है ताकि आपको जो है वो आइकॉन से भी जो ये चीजें याद रहेंगी। तो ये देख रहे हैं आप, जब हम बात करते हैं लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, तो ये सारी चीजें यानी कि प्लेनेट को भी प्रोटेक्ट करना है और पॉवर्टी को भी जो है वो कम्बैट करना है। ओके, नेक्स्ट है गाइस, रोल ऑफ आईसीटी इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विसेज। तो आईसीटी का क्या रोल है? ICT or in information and communication technologies are the tool and resources which are used to communicate, to store and manage information। आप सब जानते ही हैं कि आईसीटी के बिना हम आज की अभी अपने इस प्लानट पे सब सोच भी नहीं सकते। हम सब भी अगर कनेक्टेड हैं तो इसी टूल के ही थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है वो बहुत कुछ आपके सामने डिफाइन कर रही है। तो किस लिए यूज करते हैं? जनरली यूज टू कम्युनिकेट, टू स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। जो डाटा है, इंफॉर्मेशन मतलब डाटा को मैनेज करने में, कम्युनिकेट करने में और उसका संग्रहण करने में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग आईसीटी क्या है टेक्नोलॉजीज। द आईसीटी टेक्नोलॉजीज इंक्लूड कंप्यूटर्स, इंटरनेट, फोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन एंड अदर लेटेस्ट गैजेट्स। ठीक है, तो ये सारे आईसीटी में ही आते हैं। मुझे लगता है इसमें मुझे आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप लोग सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। नो डेफिनेशन क्या है? वी कैन डिफाइन आईसीटी एज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आईसीटी को आपको डिफाइन करना है तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आप कह सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर शेयरिंग, storing, generating information by making use of various means of available equipment and technology। यानी इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सारे संसाधन जो हैं के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिनका जो है यूज जो है हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, ना इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में, उनको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और जो है कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे के साथ शेयर करने में जो हम इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आईसीटी का इंक्लूसिव स्कूल में किस तरह से? तो इंडिविजुअल लेवल पे और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो सकता है यूज, है ना। इंडिविजुअल लेवल पे हम जब देखें तो डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल ट्रेडिशन, सेरेब्रल पाल्सी, है ना, मॉडल्स और जूम, वेबकास्ट, इसके अकॉर्डिंग हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लेवल पे जो है आईसीटी का यूज कर सकते हैं। ये सारे टूल हम लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स, जूम मीट को हम लोग यूज करते हैं, वेबकास्ट है, एम लर्निंग है, यूट्यूब है, ये सारी चीजें क्या है? ये सब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही हम जो है वो आईसीटी का यूज कर रहे हैं। मल्टी सेंसरी सिस्टम है, मल्टीमीडिया कंटेंट है
आईसीटी और डिसेबिलिटी, तो आप देखिए एग्जांपल आपके सामने, विजुअल इम्पेयरमेंट जैसे स्मार्ट केन आज हम लोग यूज कर रहे हैं, ब्रेल शॉर्टहैंड मशीन आ गई है, पोर्टेबल रीडर आ गया है मोबाइल ऐप की तरह, टॉकिंग डिक्शनरी आ चुकी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में वायरलेस एफएम असिस्टिव है, लिसनिंग सिस्टम आ गया है, डिजिटल स्पीच ऑडियो मीटर, वायरलेस एफएम असिस्टिव लिसनिंग स्टिप्स है, एंड स्पीच इम्पेयरमेंट में एएसी की जब हम लोग बात करते हैं, ये एएसी अभी आपके आगे वाले पेपर्स में भी गाइस आएगा, तो हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं सर्वर पालसी के लिए भी, संयोग, स्विचेस, मेंटल रिटार्डेशन पे गाइस पजल्स हैं बहुत सारे, एडीएल एडेप्टेशन है, ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन है, अभी तो इवन असेसमेंट टूल्स भी जो है वो एप्लीकेशन के रूप में आपके फोन में आपको उपलब्ध हो रहे हैं, असेसमेंट हो रहा है आईसीटी के थ्रू। ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इसी से कनेक्टेड है। तो गाइस ये था आपका सेशन, थोड़ा सा आपका बड़ा लंबा हो गया है सेशन, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम इसमें मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर अप करने का प्रयास किया, चाहे वो 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ में मैंने इसका पेपर जो है वो अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप उसे भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ कई सारे पेपर्स मैंने अपलोड करे, और सारे गाइस रिसेंट अभी जो लास्ट पेपर हुए हैं उन्हीं के ही मैंने अपडेट करे हैं, ताकि आपको पैटर्न भी समझ में आ जाए, और आप देखिएगा कि लगभग सारे क्वेश्चंस जो है मैंने उसमें से कवर अप करने का प्रयास किया है। यदि फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, और इनकी डिटेल सेशन भी गाइस मैं आप लोगों को जो है वो उसमें दे दूंगी, तो वो आपको पता जो है चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर सेशन आप लिए इफेक्टिव हो तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद द चैनल, नेक्स्ट सेशन जो है गाइस आपका जो है आ जाएगा, उसके लिए जो है सेकंड पेपर के लिए आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।